अब जो है आज के सेशन में जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये है कि ये इंजीनियरिंग का काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। इंजीनियरिंग के काउंसलिंग प्रोसेस में क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं और ये कैसे इंजीनियरिंग का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो मेडिकल के काउंसलिंग से अलग है। क्योंकि मेडिकल की काउंसलिंग जो है, वो उसमें एक यूनिफ़ॉर्मिटी है, वो हर जगह सिमिलर सा है और वहाँ पर जो है, जो प्रोसेस है, वो एकमात्र है कि काउंसलिंग से ही एडमिशन होता है, चाहे डिफरेंट-डिफरेंट जो भी कोटा हो। लेकिन इंजीनियरिंग में क्या है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट हैं। इंजीनियरिंग में बेसिकली 3 तरह के टेस्ट हैं। एक जो है, जो सेंट्रल लेवल के टेस्ट, जैसे जेईई एडवांस, जेईई मेन्स, ये जो है सेंट्रल लेवल के टेस्ट हैं। यहाँ पर पूरे इंडिया का बच्चा लिखता है। कुछ हैं स्टेट लेवल के एग्ज़ाम। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में जैसे गुजरात सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, केसीईटी जो कर्नाटका के लिए है, किम जो केरला के लिए है, इस तरह के स्टेट स्पेसिफिक भी टेस्ट हैं। तीसरे तरह का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम है। कई यूनिवर्सिटी जो है वो अपना खुद का ही टेस्ट करती है। अब इसमें बिट्स पिलानी है, तो बिट्स पिलानी का खुद का ही टेस्ट है, बिट्सैट। वीआईटी, वीआईटी वेलोर का खुद का ही टेस्ट है, वीआईटी-EE। तो इस तरह से कई यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे अपना टेस्ट कंडक्ट करती है और अपने लेवल पे काउंसलिंग भी करती है। कई जगहों पे जेईई मेन का स्कोर जो है, वो वैलिड होता है। ऐसे स्टेट जहाँ जेईई मेन का स्कोर वैलिड रहता है, उसमें दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। तो यहाँ क्या है कि आपका जेईई मेन के बेसिस पे ही स्टेट काउंसलिंग करता है। स्टेट कोई अपनी तरफ से कोई एग्ज़ाम नहीं लेता है। लेकिन कई जगहों पे स्टेट अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है और उसके बेसिस पे काउंसलिंग करता है। लेकिन कुछ जैसे महाराष्ट्र सीईटी में महाराष्ट्र अपना टेस्ट लेता है और उसके बेसिस पे काउंसलिंग करता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस में जेईई मेन्स के थ्रू भी लेता है। वेस्ट बंगाल जेईई जो है वो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के थ्रू भी कई जगहों पे एडमिशन होता है। और कई जगहों पे जो ये यूनिवर्सिटी लेवल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो अपना खुद का टेस्ट करते हैं और अपने टेस्ट के बेसिस पे भी बच्चों का एडमिशन करते हैं। और कई जगहों पे ये भी है कि वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी कुछ सीटें दे देते हैं। कई जगहों पे कुछ सीटें मैनेजमेंट कोटा में है, ओपनली है वो, जैसे कर्नाटका में। तो आपको जो है बहुत तरह का काउंसलिंग प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है और बहुत तरह के टेस्ट इन्वॉल्व हैं। अब स्टूडेंट के लिए मल्टीपल टेस्ट लिखना, मल्टीपल काउंसलिंग प्रोसेस को हैंडल करना और फिर अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूँढ पाना, इसमें थोड़ा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को काफ़ी सारी मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि वो जो टेस्ट शुरू होता है जनवरी से जेईई मेन के फेज़ 1 से लेके वो जून तक तो मल्टीपल टेस्ट चलते रहते हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इस तरह का तो टेस्ट करते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ और काउंसलिंग प्रोसेस भी चालू रहती है साइड बाय साइड। डायरेक्ट एडमिशन भी दे रहे होते हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग की काउंसलिंग है, इसमें आपके लिए जो मेरी तरफ से सुझाव है कि आपको एक तो जेईई मेन्स का एग्ज़ाम और उसका रैंक, वो आपको एक थोड़ा आइडिया देता है कि आप कहाँ खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन और किस तरह के कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। दूसरा कुछ एक जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, ख़ास करके जो टॉप क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, जो एकदम बढ़िया कर रहे हैं मतलब जेईई मेन्स में 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो रिकमेंडेड है कि वो बिटसेट, कॉमेट के इस तरह के भी टेस्ट लिखें। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि नहीं, जेईई मेन में वो बहुत बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं और 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर उनके स्टेट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो अपने स्टेट का एग्ज़ाम भी देना चाहिए। मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से हैं, तो अपना खुद का भी टेस्ट लिखिए या आप जो भी स्टेट में जहाँ आपके यहाँ अगर टेस्ट चल रहा है, तो उस टेस्ट को अपीयर कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे स्टेट जहाँ जेईई मेन्स के बेसिस पे काउंसलिंग है, जो मैंने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तो ऐसे स्टेट में भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे स्टेट में क्या है, जहाँ जेईई मेन्स का स्कोर चलता है और अगर आप थोड़ा परसिवरेंस के साथ धैर्य बनाए रखते हैं और लगातार काउंसलिंग में आगे चलते रहते हैं, तो कुछ संभावनाएँ हैं कि आपको कुछ डिसेंट सा कॉलेज अब ये तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट जो कॉलेज का नॉर्मल फीस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सुझाव है।
अभी शैलेंद्र चतुर्वेदी जी ने कमेंट किया है कि मेरे बेटे का 80.76 परसेंटाइल है, मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे बेटे के लिए क्या ठीक रहेगा? देखिए, ये जो फेज 1 का परसेंटाइल है, इसके आधार पे करीब 3 लाख के आसपास में आपके बच्चे का रैंक बनेगा। और चूँकि आपके पास दिल्ली का कोटा है, तो आपको संभावना है कि गुरु गोबिंद सिंह आईपीयू जो है, इसमें आप काउंसलिंग करें, आपको कुछ न कुछ सीट मिलने की संभावना रहेगी। और ब्रांच वगैरह आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, आपको कुछ डिसेंट सा ब्रांच भी मिल सकता है, तो आप करें। और अगर फेज़ 2 में और थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, दिल्ली कोटा से सीटें मिल जाती हैं। तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन है अगर आप दिल्ली में ही देखना चाहते हैं तो। हाँ, सीएसई, आईआईटी में मिल सकता है आपको, तो धैर्य बनाए रखें और फेज़ 2 भी ज़रूर अपीयर करने दें बच्चे। तो ये जो है, ये मैंने आपको इन 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया। अब एक तीसरी कैटेगरी का स्टूडेंट है जो हेवी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन और जो ये प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी तरफ जो स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ा सावधानी से आपको देखना है। देखिए, आप कई बार सिर्फ़ एनआईआरएफ रैंकिंग देख के डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके बारे में मैं आपको सिर्फ़ इतनी ही बात कहूँगा कि आप देखिए न्यूज़पेपर में कई यूनिवर्सिटीज़ किस तरह का रास्ता अपना रहे हैं रैंकिंग के लिए। तो सिर्फ रैंकिंग देख के ना जाएँ और बहुत हेवी इनटेक जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, वहाँ पर भी बहुत हाइली रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप वहाँ एवरेज स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि कोई एक एक्स यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक एक्स यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं, जहाँ इनटेक 5,000 स्टूडेंट्स का है और अगर आप उसमें 10-20% बच्चों में नहीं है, तो आप समझिए कि आपको जो है थोड़ा स्ट्रगल करना होगा क्योंकि कहीं पर भी, किसी के लिए भी, किसी यूनिवर्सिटी के लिए भी इतना आसान नहीं है कि सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी संख्या में हाई क्वालिटी स्टूडेंट को ही रिक्रूट करे, ये पहला चैलेंज है। इसीलिए आप देखते हैं कि वीआईटी वेलोर ने भी कई कैटेगरी बना रखी है। तो जब हेवी नंबर्स कोई ले रहा है, तो उसके पास हर तरह का मिक्स है और ये कॉर्पोरेट को भी पता है कि इनके पास हर तरह का मिक्स है। तो हर बच्चे को अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा ऐसी बात तो आप क्या है कि उसमें जो ऊपर के 10-20% बच्चे हैं, उन्हें तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। उन्हें तो वो जो उनके लिए अगर आप देखेंगे 20% स्टूडेंट के लिए तो हो सकता है कि एवरेज सैलरी, मीडियन सैलरी 10 लाख से ऊपर हो। लेकिन अगर आप नीचे के बॉटम हाफ में हैं, तो आपको जो है एक बहुत एवरेज सा प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो वो एवरेज सा प्लेसमेंट आपको अपने स्टेट में भी मिल सकता है। तो आप जो है अपने आप को देखें, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम के पीछे ना भागें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को भी समझें, अपनी एबिलिटी को समझें। अपनी एबिलिटी को समझ के डिसीज़न लेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ देखिए, जो अभी जो क्रेज़ है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, तो ये अभी थोड़े दिनों तक तो ज़रूर बना रहेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि अगले 4-5 साल में हो सकता है इवन 10 साल तक, इसके ऊपर में ज़रूर क्रेज़ बना रहेगा और इन द मीन टाइम आने वाले वक़्त में बहुत जल्दी ही आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर में और नए-नए इंजीनियरिंग के ब्रांच इंट्रोड्यूस होंगे, ख़ास करके रिन्यूएबल एनर्जी इस टाइप का जो ब्रांच है वो भी बहुत जल्द भारत में इंट्रोड्यूस होगा। तो उसमें भी जॉब्स बहुत बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि हर बड़ी कंपनी जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ फ़ोकस कर रही है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक कार जो है, ये इलेक्ट्रिक कार जो है ये बहुत बड़ी संख्या में डिमांड को ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की तरफ लेके आएगा। ये वाला जो फ़ील्ड है, वो भी आने वाले समय में और इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। ये आप थोड़े ही दिनों के बाद देखेंगे कि ये वाला जो फ़ील्ड है, ये वाला फ़ील्ड भी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा भारत में। भारत एक फ़ास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी डेटा पब्लिश हुआ है लास्ट 10 ईयर में हम लोगों ने हमारी इकोनॉमी लगभग डबल हो गई है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एक्चुअली वर्ल्ड की और अगले 10 साल भी बने रहेंगे। तो अगले 10 साल में भी जो हमारी इकोनॉमी है, वो शायद डबल या उससे भी ज़्यादा हो। जो आज हम लोग 4.2 ट्रिलियन, 4.3 ट्रिलियन के आस-पास में हैं। ये हो सकता है कि हम लोग साढ़े 8, 9 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन भी हो सकते हैं 2035 में। तो इंजीनियरिंग के लिए डेफ़िनेटली स्कोप है और आपको नौकरी भी अच्छी मिलेगी। तो आपको जो है ना इन सब फ़ील्ड्स में
आपको आने वाले समय में बड़ी संभावनाएँ दिख रही है मुझे। हाँ, कुछ ऐसे जो सेक्टर्स जो है ज़्यादा अभी थोड़ा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उससे आप थोड़ा उसको अवॉइड करें। जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स भी बूमिंग सेक्टर होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप जा सकते हैं अगर कॉलेज अच्छा आपको मिलता है। आपको क्या है बैलेंस बिठाना होता है, कॉलेज, ब्रांच, बजट, प्लेसमेंट ये चारों फैक्टर्स को आपको लिखना है और चारों फैक्टर्स के बीच में आपको बैलेंस बनाना है। इस सारे को बैलेंस करते हुए कहाँ आप पहुँच सकते हैं और फिर आप अपने प्लेसमेंट या ब्रांच या अपने कॉलेज इसके बेसिस पे उसकी मार्किंग दे सकते हैं कि किस पैरामीटर पे आप कितना परसेंटेज देना चाहते हैं और उसके हिसाब से आप कॉलेजेस को फ़िल्टर आउट करें, अपना एक्सेल शीट प्रिपेयर करें और अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल होइए, दूसरों को देख के मत भागिए कि कोई कह रहा है कि नहीं ये कॉलेज अच्छा है, इधर ही चलो। उसकी जगह आप जो है अपने आप को पहले देख लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और ये चारों पैरामीटर पे जो आपको लगता है आपके लिए प्लेसमेंट सबसे बड़ा पैरामीटर है, तो प्लेसमेंट को आप वेटेज दीजिए 40%। आपको लगता है कॉलेज आपके लिए सिर्फ वेटेज 20% डिज़र्व करता है, 20 ही परसेंट दीजिए। किसी के लिए है कि नहीं मुझे ज़बरदस्त कैंपस चाहिए, मुझे मणिपाल जैसा कैंपस चाहिए, तो वहाँ वो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को वेटेज दे सकता है 30%, 35%, 40%। तो आपकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको बनाइए। सिर्फ़ आप एनआईआरएफ रैंकिंग की तरफ मत जाइए और काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है। कई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये जो है एग्ज़ाम और काउंसलिंग ये दोनों जो है अगले 3 महीने, 4 महीने तक इंजीनियरिंग में चलते रहेंगे। तो उसमें अपना बैलेंस बिठाइए, कहाँ-कहाँ आप किस तरह से अप्रोच करना चाहते हैं, वो डिसीज़न लीजिए। अब कल जो है बिहार का रिज़ल्ट भी आया, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बिहार में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है, एक बहुत बड़ा आपको अपॉर्च्युनिटी देता है, ख़ास करके ऐसे स्टूडेंट जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जिनके पेरेंट इतने कैपेबल नहीं है कि उनके लिए हाई बजट में वो कॉलेज ढूँढ सकें। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको कम से कम 4 लाख रुपए का ऑप्शन दे देता है। तो आप जो है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख व्हाटएवर जो आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो खुद से लगाने को है और प्लस जो 4 लाख आपको क्रेडिट कार्ड से मिल रहा है। अगर कुछ भी नहीं लगाने को है तो 4 लाख। उसमें जो है सही ढंग से अपने ऑप्शन तलाशिए। बिहार के अंदर में कॉलेजेस को देखिए, कहाँ कॉलेजेस क्या आपको मिल सकते हैं। उसके बाद बिहार से बाहर अगर जाना चाहते हैं, तो कहाँ जाना चाहते हैं, उसमें कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए, रैंक कीजिए, अपना 12th का मार्क्स देखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए। आपका इंटरेस्ट खुद आपको बताएगा। अब जैसे केमिकल, अब कोई केमिकल की तरफ जाना चाहता है, लेकिन अगर केमिस्ट्री में ही कमज़ोर है, तो वो केमिकल में केवल देख लेने से क्यों नहीं, मुझे लगता है केमिकल में अच्छा फ्यूचर है। कोई कहता है, नहीं मैं तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करूँगा और बायोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको आप देखिए। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन में ये नहीं कि डेयरी टेक्नोलॉजी में स्कोप नहीं है या बायोमेड इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, सब में स्कोप है। स्कोप सब में है। आपको सही कॉलेज जहाँ पर उसका एनवायरनमेंट हो उस तरह की पढ़ाई का, तो वो आप जज कीजिए और अगर आपको लगता है कि नहीं जो पॉपुलर ब्रांचेस हैं, आप पॉपुलर ब्रांचेस की तरफ भी मूव होना चाहते हैं, तो अपने पॉपुलर ब्रांचेस का भी अपना बना लीजिए। इसमें आपको अगर हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग आपको अपने अनुभव के आधार पे आपकी मदद करेंगे कि क्या कॉलेजेस आपके लिए ठीक रहेंगे और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा उठाते हुए आप जो है अपने एडमिशन के बारे में सोचिए। अब क्योंकि आपका 12th का रिज़ल्ट भी आ चुका है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में जेईई मेन्स का फेज़ 2 भी हो जाएगा। 15 अप्रैल तक आपका जेईई मेन का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपको अपनी प्लानिंग, अपनी सारी स्ट्रैटेजी अभी प्लान आउट कर लेना चाहिए। तो इस पे अभी आप अपनी प्लानिंग करें और उसमें आपको जो हमारी मदद चाहिए, तो हमसे संपर्क करें। जो कट ऑफ वगैरह के वीडियोज़ आप लोग देखते हैं या कट ऑफ अगर समझना चाहते हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द हमारे वेबसाइट पे सारे कट ऑफ आपको अवेलेबल करा दें। कॉलेज प्रेडिक्टर भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो गया है, तो आप अपने रैंक या परसेंटाइल से कॉलेज को देख सकते हैं। तो हमारी टीम अपनी तैयारी कर रही है। हम जिस तरह का आपको सपोर्ट दे सकेंगे, आपके जिन क्वेरीज़ को सॉल्व करने का, वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी आप अपनी तैयारी, अपने हिसाब से अपने कस्टमाइज़्ड प्लानिंग वो करें और इसमें काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपके कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट में लिखें, उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। अगले वेडनेसडे को हम लोग फिर मिलेंगे।
बीच में अगर कुछ कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, तो कुछ वीडियोज़ दूसरे स्टेट्स के भी, कर्नाटका के, उत्तर प्रदेश के, कट ऑफ के, ये सब वीडियो भी मैं आपको अपने चैनल पे पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आज आपने समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।